नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी हम लेकर आते हैं। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से, IIFL सिक्योरिटीज से, अनुज गुप्ता हैं, साथ ही हमारे साथ भिटपन मजूमदार है bmazumdar.com के, और उदय शिंदे जी हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ हॉल मार्किंग सेंटर्स के प्रेसिडेंट है, और साथ ही कुमार जैन साहब है, चेयरमैन है UTZ के। आप सभी मेहमानों का ET नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात आज होगी गोल्ड हॉल मार्किंग के, जो नकली हॉल मार्किंग हो रही थी गोल्ड ज्वेलरी पर, उसके खिलाफ जो BIS की कार्रवाई हुई है, जिसमें मुंबई के भी 3 ऐसे फॉर्म हैं जिन पर ये कार्रवाई की गई है, और वहां पर नकली हॉल मार्किंग का काम चल रहा था और ग्राहकों को नकली हॉल मार्किंग कर गोल्ड ज्वेलरी बेचकर मोटा मुनाफा कमाने का आरोप इन फॉर्म्स पर लगा है, और BIS की छापेमारी के तहत। और ये छापेमारी सिर्फ मुंबई में ही नहीं, इसके अलावा ठाणे, पुणे और नागपुर में भी किया गया है BIS की तरफ से। हमारे साथ उदय शिंदे साहब भी हैं, कुमार जैन साहब भी है। उदय जी, क्या हो रहा है ये? क्यों नकली हॉल मार्किंग की, क्यों इस पर नकेल इतनी क्यों नहीं कसी जा रही? इतने दिनों के बाद भी नकली हॉल मार्किंग का काम चल रहा है, और इस पर क्या करने की जरूरत है ताकि इस तरह के हॉल मार्किंग से बचे कस्टमर्स? नमस्कार सर, ये हमारी काफी पुरानी मांग थी। हम लोग सरकार से बार बार मांग करते थे इस चीज के लिए, क्योंकि बाजार से हम इस तरह की खबरें मिल रही थी कि नकली हॉल मार्किंग बड़े पैमाने पर बाजार में हो रहा है, और समय समय पर BIS ने इस पर कार्रवाई की। लेकिन जो अभी शनिवार को जो कार्रवाई की गई, उसमें पहली बार BIS को इतनी बड़ी सफलता मिली है, जिसमें लगभग 2 किलो 750 ग्राम नकली हॉलमार्क की गई ज्वेलरी बरामद की गई है। और इसमें जो 6 फर्म को पकड़ा गया है, उसमें से 4 हॉलमार्किंग सेंटर है और 2 अनरिकॉग्नाइज्ड, मतलब उनका कोई रिकॉग्निशन नहीं है, वो लोग भी इस कार्य में सम्मिलित पाए गए। इसीलिए पिछले सप्ताह जो हमारी मीटिंग भी हुई थी, इसमें जो हॉलमार्क की हुई ज्वेलरी मिली है, उसमें अधिकतर 4 लोगों जो पुरानी मार्किंग थी वो करने वाले ही लोग पाए गए हैं। इसीलिए हम लोगों ने सरकार से पिछले सप्ताह जो मीटिंग हुई। शिंदे साहब, ऐसे कौन कौन से फॉर्म थे जहां पर छापेमारी हुई है? सर, ये मुंबई की 4 फर्में हैं, नागपुर की 1 है और पुणे की 1 फर्म पाई गई है। ओके सर, तो ये हॉलमार्किंग में करते क्या थे? इसमें असली और नकली अगर किसी ग्राहकों को पहचानना है तो वो कैसे पहचानेंगे कि ये नकली हॉलमार्किंग है कि असली ये तो BIS के रडार पे थे। अगर जो लोग ऐसे कर रहे होंगे अभी तक पता नहीं लगा है, तो ऐसे से ग्राहकों, ऐसे नकली हॉलमार्किंग से बचने के लिए ग्राहकों को क्या करना चाहिए? ये काफी पुरानी समस्या है, इसीलिए इसका हम लोग ने फॉलोअप करके सरकार को बार बार रिक्वेस्ट करके ये जो HYD का सिस्टम लाया गया, इसके लाने के पीछे मूल उद्देश्य यही था। लेकिन कुछ जो लीगल हॉलमार्क की भी पुरानी 4 मार्क की ज्वेलरी थी, जिसको बेचने के लिए सरकार ने अभी तक लगभग 1.5 साल का समय दिया है, और हमारी सरकार से विनती रहेगी कि इसको जल्द से जल्द इस 4 हॉलमार्किंग की जो ज्वेलरी की बिक्री को, जो पुरानी होके कस्टमर के पास पड़ी उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन जो दुकानदारों के पास अभी तक बची हुई है उसको 6 मार्क के HYD में कन्वर्ट किया जाए, तो फिर इस तरह के कामों पर रोक लग सकेगी। कुमार जैन साहब है, जवेरी बाजार में इनका शोरूम भी है, बड़े ज्वेलर भी हैं। सर, आपके ही इलाके में 2 ऐसे फॉर्म हैं जिसके खिलाफ कार्रवाई की रही है। क्या आप लोगों को भी इसका पहले से पता था कि यहाँ पर नकली हॉल मार्किंग की जा रही है इन इलाकों में? नहीं, ऐसा कुछ सुनने में तो नहीं आया। अभी सिंधे सर बोल रहे तो शायद मार्केट में भी कोई बात किसी इसकी चर्चा नहीं हुई। यूजुअली शनिवार जो रहता है ना, लोग कहीं ना कहीं निकल में रहते हैं। शनिवार बिजनेस कम रहता, शांति, थोड़ा स्लो डाउन हो गया। आने वाले समय में शादियां हैं। अब जो पीरियड, जो 14 जनवरी से शादियों का पीरियड चलने वाला था, जो 4 जून तक चलेगा, एक बहुत बड़ा काम होने वाला। उसमें ऐसा अनुमानित किया गया है कि 70 लाख शादियां हैं, और 15 जनवरी से लेकर 4 जून तक ये काम चलेगा। तो लोग अपने में व्यस्त रहते हुए इतना मालूम तो पड़ा नहीं है, लेकिन अब मार्केट में ऐसे लोगों के थ्रू ध्यान पड़ा है कि लोग कुछ जो नकली हॉलमार्किंग करने वाले हैं। अब ये सबसे पहले शुरू करें, नकली हॉलमार्किंग कहाँ से होती है? जो लोग अनऑफिशियली गोल्ड जो बाय करते हैं, स्मगल गोल्ड जो बाय करते हैं, वो चैनल से जो सोना आता है, बनता है, वो हॉलमार्किंग, मतलब ये जो नकली हॉलमार्किंग वाले जो पॉपुलर होंगे, हम तो काम नहीं करते, हमको समझ ही नहीं है, नहीं हमारे खुद परिचित में लोग हैं। लेकिन जो लोग छोटे स्केल, छोटे शोरूम में लेके बैठे हुए, या इंटीरियर पार्ट ऑफ दी जो शोरूम लेके काम करते हैं, जैसे
वसई विरार की बात कर ले, हम ये कांदीवली में जो अंदर का जो भाग है, मुझे नाम शब्द याद नहीं आ रहा है, और ऐसे 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 छोटे छोटे ज्वेलर्स लोगों को अब कस्टमर क्या है, यहाँ जैसे ही दुकान में आता है हॉलमार्किंग के सिवा बात नहीं करता है। हम वो को कंपलसरी आई ग्लास लेके हम लोग बैठे हुए कस्टमर को पहले माल दिखाते हैं कि वो आते ही हमको पहले सवाल उसका ये रहता है कि हमको एक पहले कोई भी ज्वेलरी दिखाइए जो हम पसंद कर रहे हैं वो हॉलमार्किंग है कि नहीं है। उसके बाद कस्टमर नक्की करता है कि दूसरा उसको माल दिखना है, तो ये अच्छी बात है। अब यहाँ पे कहीं अगर नकली हॉलमार्किंग हो रही है तो हमारे को तो कुछ ऐसा खास कभी अनुभव हुआ नहीं कि कोई नकली हॉलमार्किंग हो रही है ज्वेलरी की, क्योंकि ऑफिशियली काम हो रहा है। हाँ जरूर पहले जो 3 हॉलमार्क 4 हॉलमार्क जो हुए थे, आई मीन 3 स्टैम्प से मार्क हुए थे, अब सरकार उसको फैसिलिटेट कर रही है कि भाई उसमें भी एक्सटेंड करके और कंप्लीट उसको पूरी हॉलमार्किंग करके HUID करके देवे। तो ये सब चल रहा है, तो कहाँ से कहीं ना कहीं जो नकली काम चल रहा है वो अब जैसे कि थाने, पूना, छोटी छोटी जगहों में, बड़े बड़े शोरूमों में आप देखने को नहीं मिलेगा, या बड़े एरिया में जवेरी बाजार पॉपुलर शोरूम है। अब यहाँ के जो लोग काम करे, एक लंबे अरसे से काम करे, सदियों से 200 साल से मार्केट है, तो यहाँ ऐसी नौबत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी शिंदे सर बोल रहे हैं जैन साहब, लेकिन अगर जवेरी बाजार में अगर कोई नकली हॉल मार्किंग हो रही है तो उसकी बिक्री तो आसपास के ही किसी छोटे ही स्टोर या कहीं भी हो रही होगी सर। डेफिनेटली मैंने आपको अभी कहा ना कि जो बड़े बड़े स्टोर है, जैसे अच्छे अच्छे स्टोर है, वहाँ अच्छे कस्टमर्स आते हैं और सवाल करते हैं पहले हॉलमार्किंग के बारे में। उनको ग्लास हमने रखे हुए 2-2 3-3 हर काउंटर पे, क्योंकि कस्टमर सबसे पहले जो पसंद करता है बोलता है ग्लास से दिखाओ, हॉलमार्किंग दिखाओ। मेरा एक सवाल होगा, अगर कोई लेमैन अगर कोई ज्वेलरी खरीदने जा रहा है तो कैसे पहचानेगा कि ये नकली हॉल मार्किंग किया हुआ गोल्ड ज्वेलरी है और ये असली है? क्या टिप्स आप देना चाहेंगे, क्योंकि आप अनुभवी है, लंबे समय से काम कर रहे हैं ज्वेलरी मार्केट में? बिल्कुल, और अब तो कस्टमर प्रिपेयर्ड है, और HUID का लोगों के कान में है, ग्राहक के भी दिमाग में HUID। व्यापारी तो ठीक है, कस्टमर भी देखता है HUID, तो अभी इतना मुश्किल नहीं है। अब जहां जो कर रहे हैं छोटे छोटे स्केल पे, अब जैसे कस्टमर, बहुत तरह के कस्टमर आते हैं, कुछ कस्टमर, कुछ वर्ग आता है जिनको सस्ता चाहिए, तो वो 200, 300, 400 रुपए ग्राम मजूरी से अपना काम करता है। आज जो मजूरी 700, 800 रुपए चल रही है हॉलमार्किंग की, बराबर जो कस्टमर आते हैं वो देखते हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड है कि भाई हमको 700, 800 रुपए ग्राम देना है। आज सोना जो है 56-57 हजार के आसपास जा रहा है, तो एक एवरेज बना हुआ है कि भाई 10% मेकिंग मिनिमम हो रही है। तो कस्टमर को अवेयर होना है कि 10% मेकिंग आगे वाला दुकानदार अगर मजूरी से मांग रहा है तो वो सही है, और उसके नीचे सस्ते 200, 300, 400 में अगर मजदूरी में दे रहा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। एक बहुत बड़ा टिप मैं यहाँ से आपके मीडिया से मैं कन्वे करना चाहता हूँ कि आप सस्ता मत मांगिए। कस्टमर अगर जहां जहां सस्ता मांग रहा है और व्यापारी सस्ता दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो चोरी कर रहा है। एक सिंपल फंडा है। ओके, या तो मेकिंग चार्ज में अगर खर्च हो रहा है तो डेफिनेटली वो आपको देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको कहीं भी सस्ता बिक रहा है तो पहले ध्यान दे। उसके बाद HUID का अगर आने के बाद से क्या ये दिक्कतें खत्म हो जाएगी? आपको क्या लगता है शिंदे साहब, क्या HUID नंबर आने के बाद क्या HUID नंबर को भी डुप्लीकेशन करके इस तरह की ज्वेलरी जो जिनको इस तरह की फर्जीवाड़ा करना है वो ऐसा फिर नहीं करेंगे क्या? आपको क्या लगता है सर? यदि पोर्टल ट्रांसफर की सुविधा जो पहले थी BIS के पोर्टल के ऊपर, जिसमें कोई भी ज्वेलरी HUID होने के बाद होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से ग्राहक, उस स्थिति में उसको ट्रांसफर करने की सुविधा थी, तो पूरी तरह ट्रेसेबिलिटी रहती थी। HUID लाने का उद्देश्य एक तो नकली हॉलमार्किंग को रोकना और ज्वेलरी की पूरी ट्रेसेबिलिटी रहना। लेकिन कुछ तांत्रिक कारणों से फिलहाल BIS ने उसे रोक दिया है। हम लोगों ने BIS से भी इस बात की रिक्वेस्ट की है कि पोर्टल ट्रांसफर की सुविधा को भी जल्द से जल्द चालू किया जाए। यदि पोर्टल ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर नकली HUID ज्वेलरी मार्केट में आना असंभव हो जाएगा सर। सर ऐप पे तो पता उन्हीं को चलेगा जो उस समय जाकर HUID की चेक करके उसके बाद ले, जो सीधा अगर ले लिया भरोसे से कि हम इसे स्टोर से ले जा रहे हैं, भरोसे से ले लिया, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये HUID असली HUID है या नकली HUID है? शिंदे साहब, इसके लिए ग्राहकों के लिए BIS ने एक BIS केयर बोल के ऐप दिया है। उस ऐप में उस ज्वेलरी के ऊपर अंकित 6 डिजिट का कोड डालने के बाद पूरी डिटेल्स जो BIS के पोर्टल पे या BIS के पास उपलब्ध है वो आ जाएगी। यदि उससे वो ज्वेलरी वेरीफाई हो जाती है तो फिर उसमें नकली होने की कोई बात ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि BIS केयर से जाके जो भी खरीदारी कर रहे हैं ज्वेलरी की वो वेरीफाई करके ही खरीदारी करिए, ऐसा हर कस्टमर्स को सलाह देंगे आप? सबको इस बात को जांच कर ही लेना चाहिए BIS केयर ऐप के माध्यम से। शुक्रिया शिंदे साहब, आपने वक्त निकाला।
कुमार जैन साहब, अब जाते जाते आपसे एक सवाल होगा गोल्ड को लेकर, किस तरह की बाइंग हो रही है? रिकॉर्ड स्तरों के बेहद करीब है, लगातार हमने 2 हफ्ते में देखा कई रिकॉर्ड बने गोल्ड। अब इन स्तरों पे क्या खरीदारी अच्छी दिख रही है या लोग वेट कर रहे हैं भाव नीचे आएगा? नहीं, भाव नीचे नहीं आएगा। और जैसा भी मैंने आपको कहा है कि इस बार 14 जनवरी से लेकर 4 जून तक करीबन 70 लाख शादियां हैं और इन शादियों में 3.15 करोड़ रुपए का सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस होगा। तो ये सब देखते हुए कहीं ना कहीं जाके जो इसकी डिमांड आई है नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में, डेफिनेटली जो सोना है 1400 $1450 से आज 1700 $1800 के आर पार चला गया है और आने वाले समय में भी सोने में ये तेजी बरकरार रहेगी। और जिसका मुख्यतः कारण एक है, जो फेड की इंटरेस्ट रेट है वो ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है। इस साल के पीरियड में उन्होंने 5% तक की फेड की रेट बढ़ा दी है। नंबर 1 कारण। नंबर 2 कारण, वर्ल्ड के जितने भी सेंट्रल बैंक हैं वो बाय करिए। यहाँ तक हम आरबीआई हिंदुस्तान की बात करें तो 125 टन सोना हमने अंदाज खरीदारी की है। तो ये सब देखते हुए लोगों के दिमाग में आ गया कि जो एक्चुअली यूजर हैं, जिनके यहाँ पे शादियां हैं या जिनको किसी कारण से लेना है सोना, वो तो ले ही रहे। इसके साथ में जो इन्वेस्टर है, आज शेयर बाजार में मंदी की वजह से लोग डाइवर्ट हुए हैं और भी मार्केट में जो मंदी आ रही है उसकी वजह से लोग सोने में डाइवर्ट हो रहे हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में हम आने वाले समय में हमारा रुपया भी कमजोर हो रहा है, इकोनॉमी कम टूट रही है। तो ये सब देखते हुए लोग सोने में लोग डर रहे कि भाई सोना कहीं ना कहीं जाके ऊपर जा रहा है। चांदी की बात करें, मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, चांदी भी जो 35 40 50 हजार के आसपास थी आज 70 हजार क्रॉस कर रही है। तो और आने वाले समय में भी लोग 80 और 90 के आसपास देख रहे हैं। तो ये सब देखते हुए सोने और चांदी में एक जबरदस्त तेजी रहेगी और उसकी मांग भी हिंदुस्तान में शादियों की वजह से अच्छी रहेगी। शुक्रिया जैन साहब, आपने वक्त निकाला। आपको लग रहा है कि डिमांड बनी रहेगी और साथ ही दाम भी आगे बढ़ने की संभावना इनको लग रही है। चलिए वायदा बाजार के एंगल से समझते हैं। अनुज गुप्ता और बिटवन मजूमदार हमारे साथ हैं। अनुज जी, क्या सलाह दे रहे हैं? रिकॉर्ड स्तरों के बेहद करीब है, 56,750। फ्राइडे का जो हमने नया हाई देखा था उससे 100 रुपए की दूरी है। क्या इन स्तरों पे खरीदारी की सलाह है आपके तरफ से गोल्ड में? इंटरनेशनल मार्केट में $1923 के आसपास ट्रेड कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 56,780 के आसपास है। तो जिस तरह का ट्रेंड गोल्ड का बना है, लास्ट वीक हमने पॉजिटिव ट्रेंड आते हुए देखा था, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। बट मुझे लगता है कि अगर 56,600 के आसपास तक लेवल मिल जाते हैं, 100 से 150 रुपये की गिरावट अगर मिलती है तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 56,250 पे स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 57,000 से लेकर 57,100 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में लग रहा है कि एक बार 1935-1940 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो ट्रेंड बना है गोल्ड का वो पॉजिटिव है। सिल्वर के अंदर भी अगर हम देखें तो एक कंटिन्यूसली ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दिया है। सिल्वर का अगर देखें तो करीबन 58,950 के आसपास के लेवल्स देख रहे हैं और पिछले वीक भी हमने एक अच्छी खासी मोमेंटम सिल्वर में आती हुई देखी थी। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 23.85 के लेवल चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पर भी खरीदारी जो है बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। 68,500 के आसपास खरीदारी करें, 67,800 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 69,500 तक देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम देखें तो आज कुछ एशियन मार्केट बंद है तो ज़्यादा वॉलिटिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, डोमेस्टिक फ्रंट पे डिमांड है। यूएस के अंदर भी मोमेंटम अच्छा खासा है। और एक इंटरेस्टिंग की जो डॉलर इंडेक्स है वो करीबन 101.40 के आसपास आ गया है। और रुपी के अंदर अगर बात करें तो रुपी भी 2 महीने के निचले स्तरों पर, ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है रुपया। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो गोल्ड सिल्वर की जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो हमें लगता है कि खरीदारी का ही ट्रेड बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। रविंद्र जी, आप सहमत है गोल्ड और सिल्वर में? आपको भी लग रहा है खरीद कर जाना चाहिए आज? बिल्कुल विष्णु जी, मेरे हिसाब से आज का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो मेरे हिसाब से अभी जो पोजीशनिंग है वो एफओएमसी मीट की तरफ होगा। और एफओएमसी मीट में एक्सपेक्टेड तो यही है कि 25 बेसिस पॉइंट का एक हाइक हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से तब तक के लिए हो सकता है कि ओवरऑल गोल्ड सिल्वर में एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग है। सिल्वर में तो मेरे हिसाब से ये मैं लगातार कहते भी आ रहा हूँ कि सिल्वर में अगर हम चार्ट पे देखें तो 24.50 से लेकर $25 का एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है और उसको ब्रीच नहीं कर पा रहा है सिल्वर। अगर उसे ब्रीच नहीं करता है तो मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन फेज में ही रहेगा और वही हो रहा है। अगर हम देखें तो लास्ट 1-2 हफ्ते से सिल्वर 69,500 से लेके लोअर लेवल पे 67,500 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ये इसी कारण की वजह से है। अदरवाइज अगर आप देखें बेस मेटल्स ऊपर है, गोल्ड ऊपर है, सब कुछ ऊपर है, बट सिल्वर इज नॉट गोइंग अप।
दूसरा जो फंडामेंटल कारण है वो ये भी है कि रिसेशन की वजह से इंडस्ट्रियल डिमांड में थोड़ी सी इम्पैक्ट आ सकती है, उस वजह से भी सिल्वर में एक ट्रिगर नहीं आ रहा है। बट आई थिंक $24.50 $24.50 से लेकर $25 अगर निकाल देता है तो फिर हम सिल्वर में एक सस्टेन्ड तेजी देख सकते हैं, विच माइट एक्सटेंड टुवर्ड्स $26 टू $27। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में आई थिंक मोमेंटम थोड़ा सा स्लो हो जाएगा अभी, हालांकि बायर्स जो है वो बुलिशनेस की तरफ ही रहेगा। बट जैसे मैंने बताया अभी पोजिशनल थोड़ी सी एफओएमसी मीटिंग की तरफ होगी इस हफ्ते में। यूएस फ्लैश पीएमआई है, प्लस वी हैव पीसी कोर पीसी डेटा फ्रॉम यूएस, जो कि एक प्रिफर्ड इन्फ्लेशन गॉज है फेड के लिए। उस डेटा को भी एक बार ट्रेडर्स वॉच करेंगे। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत मोमेंटम स्लो हो सकता है, बट जो बुलिशनेस है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। अगर इसमें अच्छा खासा करेक्टिव मूव आता है टुवर्ड्स 1920 $1910 तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बट मेरे हिसाब से ओवरऑल 1967 से लेकर $1968 तक के लेवल हमें गोल्ड में दिख रहे हैं। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में आई थिंक रुपी फैक्टर होगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा कैप हो सकता है अपसाइड, लेकिन मेरे हिसाब से 56,920 से लेके 57,000 तक के लेवल दिख रहा है कि यहाँ तक आ सकता है। बट जैसे मैंने बताया थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम स्लो हो सकता है। ओके अनुज जी, रुपए में क्या हो रहा है? 81 के नीचे आ गया था, 80.89 के नीचे का लेवल हमने देखा था, अच्छी मजबूती दिख रही थी और वापस से वो मजबूती अब गायब हो गई है। रुपए में क्या हो रहा है? देखिए, रुपया मजबूत होता हुआ दिखाई दिया है, 2 महीने के उच्चतम स्तर पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कहीं न कहीं डॉलर इंडेक्स जो करीबन 11 से 12% हाई लेवल से फिसला है, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली रुपये में आता हुआ देखा है। इनफैक्ट रुपये में ही नहीं, अगर आप एशियन करेंसी की बात करेंगे, चाहे चाइनीज़ युआन हो, वहाँ भी हमने स्ट्रेंथ लौटती हुई देखी है। इवन अगर आप पाउंड और यूरो को भी देखेंगे, तो डॉलर के अगेंस्ट में सभी स्ट्रेंथ पकड़ती हुई दिखाई दी है। तो धीरे-धीरे अगर हम देखें तो जो करेंसी मार्केट है, वहाँ पर हम एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड आते हुए देख रहे हैं, जो कि डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि अभी रुपया स्ट्रेंथ वे में ही रहेगा। अगर हम एक्सपेक्ट करें तो मुझे लगता है कि जल्दी ही नीचे आपको 80-50 से लेकर 80 तक के लेवल आपको रुपये में देखने को मिल सकते हैं। तो रुपये जो है स्ट्रेंथनिंग मोड में है और हमें लगता है कि आगे भी स्ट्रेंथ पकड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशन हमने कंट्रोल होते हुए देखा है, उससे काफ़ी हद तक इम्पैक्ट इंडियन रुपये को मिला है और मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट आगे भी रहेगा और रुपये के अंदर हम स्ट्रेंथ लौटती हुई देखेंगे। डॉलर इंडेक्स हमारा मानना है कि जल्दी ही आपको 100 से लेकर 98 तक के रेंज में आता हुआ दिखाई देगा, जो कि अगेन एक रुपये के लिए पॉजिटिव फैक्टर रहेगा। तो रुपया हमें लगता है कि आने वाले दिनों में स्ट्रेंथ पकड़ सकता है और 80 तक के लेवल हमें रुपये में देखने को मिल सकते हैं। यानी 80 तक रुपया नीचे की तरफ आ सकता है। डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट आएगी, 100 के नीचे आएगा डॉलर इंडेक्स, ऐसा अनुजी मानते हैं। नेचुरल गैस और क्रूड, हालांकि बिल्कुल दोनों की चाल अलग है, कॉरिलेशन खत्म है। 19 महीने के निचले स्तर पर नेचुरल गैस है, लेकिन क्रूड में अब धीरे धीरे रिकवरी आ रही है। लगातार दूसरे हफ्ते हमने देखी, पिछले हफ्ते भी 3%, उससे पहले वाले हफ्ते में 8% की तेजी दिखी थी। क्रूड और एनर्जी में क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए रविंद्र जी? हाँ, क्रूड में मेरे हिसाब से देयर आर बुलिश फैक्टर्स, जैसे कि एक तो चाइना रीओपनिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, जिसकी वजह से क्रूड में हमने एक सस्टेन्ड अप मूव देखा है। दूसरा मेरे हिसाब से ओपेक और आईईए का जो रिपोर्ट आया है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो 2023 में जो डिमांड अपटिक रहेगा वो मेजरली बिकॉज ऑफ चाइना रहेगा, और उन्होंने थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म भी दिखाया है, तो उस वजह से भी क्रूड को एक सपोर्ट मिला है। प्लस रशियन ऑयल कैप को लेके भी बहुत अनसर्टेनिटी है, तो उस वजह से भी क्रूड को एक सपोर्ट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये सपोर्ट कंटिन्यू रहेगा। अगर चार्ट पे देखें तो 8150 $82 टू बी प्रिसाइज, WTI में $82 का एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि डेली चार्ट पे एक इनवर्स एचएनएस पैटर्न बना है, और अगर ये $82 के ऊपर जो ब्रेक कैंडल है, $82 के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है डेली क्लोजिंग, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि $85 तक जा सकता है इन द नियर टर्म इन दिस वीक। तो मेरे हिसाब से मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है। $82 का एक क्लोज के लिए वेट करूंगा मैं फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, लेकिन इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि इसमें कोई भी डिप आता है टुवर्ड 6580, एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अराउंड यहाँ से एक ₹100 तक की तेजी हम क्रूड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली नेचुरल गैस में हमने एक कंटिन्यूअस डाउनसाइड देखा है, दैट इज मेनली बिकॉज जो टेम्परेचर है वो अभी भी इट इज नॉट वेरी चिली, और उस वजह से हीटिंग डिमांड की कमी की वजह से और इन्वेंट्रीज हाई लेवल्स पे है, उस वजह से नेचुरल गैस में अभी भी एक साउथवर्ड्स जर्नी हो रही है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी ये एक 252 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है नाइमेक्स नेचुरल गैस अगर देखे तो मुझे लगता है कि यहाँ से शॉर्ट यहाँ से डाउनसाइड मुझे काफी लिमिटेड लगता है, और
अपसाइड इसमें वी कैन एक्सपेक्ट अ बाउंस टुवर्ड्स 300, 320, 350 ऑल्सो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, और इंटरडे पर्सपेक्टिव से भी आई थिंक जब तक कि 272 होल्ड है ऑन द डाउन साइड, मुझे लगता है कि 297 से लेकर 300 तक के लेवल्स हमें नेचुरल गैस में दिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से डिप में बाइंग करनी चाहिए। जो सपोर्ट है वो अराउंड 272 का, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके कोई भी अगर करेक्शन आता है तो आई थिंक वी शुड गो फॉर अ बाइंग। क्रूड में आपकी कॉल क्या है अनुज जी, क्या है इंट्राडे के लिए टारगेट आज? विश्वमोहन जी, देखिए क्रूड में ट्रेंड पॉजिटिव है। जिस तरीके का हमने ट्रेंड यहाँ पे क्रूड में आता हुआ देखा है, हमें लगता है कि क्रूड में आने वाले दिनों में एक कंटिन्यूस मोमेंटम यहाँ पे रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड के अंदर हमने डिमांड फोरकास्ट देखा है ओपेक का, और साथ में हमने चाइना ओपनिंग होते हुए देखा है, तो हमने देखा है कि कहीं ना कहीं एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू बना है। 87 के आसपास प्राइस चल रहे हैं, हमें लगता है जल्दी ही $90 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर फ्यूचर्स में ट्रेड लेना है तो खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है क्रूड में। करीबन 6 या 650 के आसपास में स्टॉप लॉस 6 या 400 का लगाएं, टारगेट 6,800 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर ऑप्शंस में ट्रेड लेना है तो 7,000 का कॉल ऑप्शन जो कि करीबन 130 के आसपास है, उसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में 200 से लेकर 250 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 80 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो फ्यूचर वाइज और ऑप्शन वाइज ऑप्शन में 7,000 का कॉल बाय करके चल सकते हैं। ओके, चलिए, लेकिन वक्त अब कम है। शुक्रिया अनुज जी आपका, रविंद्र जी आपका। लेकिन इनके बेस मेटल्स के कॉल आपको बता दें तो अनुज जी की कॉपर बाइंग है 788 के टारगेट के लिए, 771 का स्टॉप लॉस है, और रविंद्र राव जी एल्युमिनियम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद